एक दिन में जैसे बोला जाता है कि आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए तभी आप टॉप कर सकते हैं या आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, तो क्या ये सही है कि आपको 9 घंटे 8 घंटे पढ़ना ही है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा नहीं था कि मैं शुरू से ही पढ़ती थी, मैं पूरे साल चिल थी। जनरली ऐसा देखा जाता है कि एक बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाता है। कई बार होता है कि हमको स्कूल में अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, फिर हम जिससे पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हमको अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो फिर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इस पर वो दोनों में से किसको चूज़ करना चाहिए? आपको लगता है कि सोशल मीडिया पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है? मैथमेटिक्स, बट मैंने अच्छा, मैथमेटिक्स इज़ फेवरेट एंड मैथमेटिक्स इज़ एन ऑब्स्टिकल, दैट्स सो इंटरेस्टिंग। नमस्कार, IBC 24 डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत ही होनहार बच्चों के साथ मौजूद हैं जो 10th में टॉपर्स हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ में इन्होंने टॉप किया है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ और ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि आप लोगों ने इतने अच्छे परसेंटेज से टॉप किया है। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या थी, आप लोगों ने कैसे तैयारियाँ की इसके लिए? तो मैंने बेसिकली पूरे टाइम सेल्फ स्टडी किया, कोई ट्यूशन या एक्सटर्नल टीचर्स का हेल्प नहीं लिया। ऑब्वियसली स्कूल का सपोर्ट था पूरे टाइम जी। मैंने NCERT बेसिकली सॉल्व की और मैथ्स में RD शर्मा और कुछ बुक सॉल्व की। मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी थी प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करके उसका फॉर्मेट समझना और क्वेश्चन सॉल्व करते रहना ताकि एग्ज़ाम में मेरे को कोई प्रॉब्लम ना। तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा एक पॉइंट है कि एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस हम कर सकते हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करके। तो क्या आपने भी ये स्ट्रेटजी अपनाई? हाँ, मैंने भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, प्रैक्टिस पेपर्स किए, टाइमर के साथ किए। एक दिन में जैसे बोला जाता है कि आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए तभी आप टॉप कर सकते हैं या आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, तो क्या ये सही है कि आपको 9 घंटे 8 घंटे पढ़ना ही है? नहीं, मैं तो खेलने के चाह रहा हूँ। अच्छा, आप खेलने भी जाते? कितने घंटे पढ़ते थे और मैनेज कैसे करते थे आप चीज़ों को? मैं अराउंड 2 to 3 आवर्स पढ़ता था और 2 आवर्स खेलता था। तो प्रोडक्टिविटी को लेकर के आपका क्या ख्याल है? कि जो भी करना है ध्यान लगा के जो भी करना है ध्यान लगाए करना है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी थी? हमने भी प्रीवियस ईयर वाले पेपर सॉल्व किए थे और NCERT बहुत इम्पॉर्टेंट होती है बोर्ड्स के लिए, तो उसको तो पूरा कवर कर लिया था। और उसने जैसे RD बोला, मैंने RS सॉल्व की थी। RD और RS में क्या फ़र्क है? हमारे दर्शक भी जानना चाहिए कि आगे के लिए उनको कौन सी बुक ज़्यादा रेफ़र करनी चाहिए। आई थिंक मैंने बहुत से इंटरनेट सोर्स पे भी देखा था, ऑलमोस्ट सब लोग RD रेफर करते हैं क्योंकि उसमें सब कवर हो जाता है, MCQs भी रहते हैं उसमें, लॉन्ग हर फॉर्मेट क्वेश्चंस रहते हैं, प्लस उसमें प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस भी रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये 10th क्लास का पूरा सेशन जो था वो आपके लिए कैसा रहा? आपने किस तरीके से एंजॉय किया और इसके साथ साथ आपने पढ़ाई पर कैसे फोकस किया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा नहीं था कि मैं शुरू से ही पढ़ती थी, मैं पूरे साल चिल थी। लास्ट के 3-4 महीने मैंने बहुत मेहनत की, तो आज ये आया मेरा, वरना तो और ऐसे नहीं डेली में थोड़ा बहुत 2-3 घंटा ऐसे तो कभी कभार निकाला करती थी, वरना आधे टाइम तो खेलने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये पूरे 10th क्लास के दौरान बिल्कुल चिल थी, इन्होंने सिर्फ 2 से 3 महीने लास्ट के पढ़ी, यानी कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और मेरा अगला सवाल जो है वो यही है कि जैसा कि हम ये देखते हैं कि ट्यूशन और सेल्फ स्टडी ये 2 बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हमको फुलफिल करेगा या हमारे लिए बहुत प्रोडक्टिव है ट्यूशन्स, लेकिन कई लोगों को लगता है कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मैं सभी से एक राय लेना चाहूँगी कि आप लोग का क्या ख्याल है, सेल्फ स्टडी या फिर ट्यूशन कोचिंग? सेल्फ स्टडी सभी को। तो आपने, मैं ये मान लूँ किसी ने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी? मैंने कोचिंग ली थी, पर कोचिंग के मटेरियल और सेल्फ स्टडी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि दोनों को कैसे बैलेंस करके चलना चाहिए। कोचिंग में ऑफ कोर्स 1.5 hour 2 hours जाते हैं, और अब 1 या 2 घंटा आप सेल्फ स्टडी में भी दोगे कम से कम, तो उतने में आपका डेली का भी कवर हो जाएगा और आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो। बिल्कुल। देखिए, जनरली ऐसा देखा जाता है कि एक बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाता है। कई बार होता है कि हमको स्कूल में अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, फिर हम जिससे पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हमको अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो फिर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इस पर वो दोनों में से किसको चूज़ करना चाहिए? क्या आपके साथ भी ये सिचुएशंस कभी आई हैं? आप लोग तो सेल्फ स्टडी वाले हो, मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? ऑफ कोर्स ट्यूशन में थोड़ा एलैबोरेट एक्स्ट्रा वे में पढ़ाते थे, बट ऑफ कोर्स पढ़ लिया करते थे कि वो कहीं ना कहीं तो काम आएगा, और बोर्ड्स में भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस तो आते ही है,
तो इट्स ओके, अगर ट्यूशन्स में अलग पढ़ाई भी कराई जाती तो आपको बेनिफिशियल थी। ओके हमेशा से कहा जाता है कुछ पाने के लिए हमेशा से कुछ खोना पड़ता है, तो मतलब बचपन में मैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे पढ़ाई के लिए ऐसा होता था कि जनरली अगर हमारे यहाँ घर पे शादी है तो हम कमरे में बंद हैं और पढ़ रहे हैं, बाहर शादी इंजॉय कर रहे हैं लोग, तो आप लोगों ने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए? एक्चुअली मेरे घर पे भी शादी थी जब हमारे प्री बोर्ड्स चल रहे थे ना, तो बदन तो भागना पड़ता है, मैं अपना एग्ज़ाम देख के मुझे पिक करना है। तो कैसे आपने डील किया सिचुएशन को, मतलब आपने कैसे अपने दिमाग को मनाया कि नहीं मुझे पढ़ना है, कैसे क्या मोटिवेशन था आपके लिए? हम पूरे ईयर इतनी बार वो एग्ज़ाम दिए हैं क्योंकि हमारे हर मंथ पीएस होते थे, फिर हाफ ईयरली और फिर पीएस, तो एक वो हैबिट में आ गया था एग्ज़ाम के लिए, तो इतना स्ट्रेस नहीं था उस बारे में जब वो ड्यूरेशन चल रहा है। क्या आप लोगों के साथ अभी कैसा हुआ कि आप लोगों ने कुछ बहुत सारा बहुत एक आपकी जो अहम चीज़ सेक्रीफाइस की आप लोगों ने पढ़ाई के लिए? मतलब बोर्ड्स के 1 महीने पहले मैंने अपना मोबाइल बंद करके रख दिया था, मैंने सिर्फ उसको बोर्ड्स के बाद खोला, तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं था, मतलब मैं वॉक पे चल जाता था, साइकिल चल जाता था, बस। तो सोशल मीडिया से आप पूरी तरीके से, तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट डालेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, बट उसका मॉडरेटेड यूज़ अच्छा रह सकता है। आपका क्या कहना है इसमें? मेरे भी डेफिनेटली सोशल मीडिया से जब मैंने बंद किया तो बहुत इम्पैक्ट हुआ और सेल्फ स्टडी मैंने ध्यान दिया तो उससे पढ़ाई पे अच्छा से। ओके तो मतलब बेसिकली आप लोगों ने सोशल मीडिया का त्याग किया है पढ़ाई के लिए, आपने भी ऐसा किया है? हाँ, एट सम डिग्री हम लोग को कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ता है अगर हमें कुछ अचीव करना है तो। बिल्कुल। सोशल मीडिया से 2 तरह के इम्पैक्ट हो सकते हैं, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। अब हम उससे किस तरीके से परसीव कर रहे हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मोटिवेशन क्या है आप लोगों के लिए, मतलब आप लोगों को ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि नहीं हमको पढ़ना ही है, सोशल मीडिया से हट जाना है, हमको मोबाइल साइड कर देना है, 1 महीने के फ़ोन बंद कर देना है, ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? क्या है आप लोग का मोटिवेशन? मेरा नंबर 1 मोटिवेशन था लोगों की एक्सपेक्टेशंस, हमारे टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस, हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, ये सब बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करती है हमारे ऊपर, क्योंकि एक तो हमें दूसरों के एक्सपेक्टेशंस में भी लिव अप करना पड़ता है और अपने आप से भी कम्पीट करना होता है कि हमें इतना परसेंटेज आया था हाफ ईयरली में, इससे बेटर परफॉर्म करना है। बिल्कुल, कंपटीशन भी होता है बच्चों के अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक कंपटीशन की बात है, तो एक होता है हेल्दी कंपटीशन और कई बार ये होता है कि कंपटीशन से बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस सिचुएशन से एक बच्चे को कैसे डील करना चाहिए या फिर आप लोगों ने इससे कैसे डील किया? कि मैंने बेसिकली दूसरों के रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे को ये बोला कि आपको दूसरों के रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, आप उनको अपने आप से और बेहतर होते जाना है। सो बेसिकली आपने अपने आप से कम्पीट किया रैदर देन दूसरों से। आपका क्या कहना है इसमें? मैं हर साल इम्प्रूव करने की कोशिश करता था, जैसे स्टार्टिंग में मेरे 90 आते थे, फिर मैंने इम्प्रूव किया और 92 ऐसे बढ़ते गए, इंक्रीज हो गए। तो जैसा कि आप सभी ने बहुत अच्छे स्कोरिंग मार्क्स से टॉप किया है अपने अपने क्लासेस में, तो मैं आप सभी से एक बार जानना चाहूँगी कि आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? पहले आप। मैथ्स में कौन सा टॉपिक फेवरेट है और क्यों? 10th में या फिर अभी 11th में? 10th में आई वुड से मैथ्स में फेवरेट टॉपिक था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, मेंसुरेशन। देखिए मैथ्स तो मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था, इसलिए मैंने मैथ्स लिया नहीं, लेकिन मैथ्स ही क्यों पसंद है ये मैं जानना चाहूँगी। मतलब मैथ्स में ऐसा क्या है कि आपको बहुत पसंद आता है? मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप कोई हार्ड क्वेश्चन बहुत टाइम तक उसको सॉल्व करने में लगा रहे हो, जब वो सॉल्व हो जाता है उससे जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप बताइए। मुझे मैथ्स और साइंस दोनों अच्छे लगते हैं, और मैथ्स में पापा को बहुत पसंद है और मुझे दोनों साथ में सॉल्व किया करते थे। जेनेटिक है फिर तो ये। और साइंस में स्टार्टिंग में नहीं था, बाद में इंटरेस्ट बढ़ा, एक्सप्लोर किया था। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स, बट मैथ्स पहले 10th की स्टार्टिंग में मेरे को मैथ्स पसंद नहीं था, बट मैंने रोज़ उसकी प्रैक्टिस की तो मेरी मैथ्स अच्छी होती गई तो मेरे को सब्जेक्ट पसंद आने लग गया। आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश और मैथ्स। आई वॉज एक्सपेक्टिंग साइंस एक्चुअली, क्योंकि लड़कियों को बेसिकली मैथ से थोड़ी सी एलर्जी होती है जनरली, क्योंकि मैंने अपनी क्लास में ये बहुत देखा है कि जब मैं स्कूल में थी तो मेरे जो बैचमेट्स थे उसमें मेरी जितनी फ्रेंड्स थी 3-4, किसी को मैथ्स नहीं पसंद था, सब लोग साइंस पसंद करते थे और सब लोगों ने मेरे साथ बायो लिया था आगे चल करके। आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? साइंस में मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद है।
केमिस्ट्री बहुत पसंद है, बहुत ही खूबसूरत, मुझे भी केमिस्ट्री बहुत पसंद था। तो देखिए, अब आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट तो मुझे पता चल गया, लेकिन अब मैं ये आप लोग से पूछना चाहूँगी कि आगे आप लोग की क्या प्लानिंग है, मतलब आप लोगों ने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं अपने करियर के बारे में? तो मैंने थोड़े साल पहले, मतलब पिछले साल इसरो का एक यूवी का प्रोग्राम हुआ था, तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था, जिससे मैंने साइंस चूज़ किया। ऑब्वियसली साइंस में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, तो मैं एक भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और करियर का मतलब चेंज होते थे लाइफ में, जैसे बहुत लोग 40 की एज में भी अपना करियर चेंज करते हैं। एक एग्जांपल जेफ बेजोस ऑब्वियसली। सो या मैंने अभी तो साइंस लिया है, PCM। ओके। तो जैसे कि आपने कहा कि आपने PCM लिया है, करियर हमेशा चेंज होते रहता है, लेकिन आपका एक पर्टिकुलर गोल क्या है? मेरा गोल अभी तो करेंटली मैं 11th में अभी अच्छे मार्क्स लाने पे फोकस कर रहा हूँ। ओके, ओवर टू यू। मैंने भी साइंस पे PCM लिया है, और हमारे टीचर्स ने बहुत बताया कि साइंस अगर लोगे तो उससे ब्रेन बहुत डेवलप होता है, और इसलिए मैंने साइंस लिया है। और मैंने अभी सोचा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओह ग्रेट, आपका क्या ख्याल है? मैंने भी साइंस लिया है, PCM। आप तीनों मुझे बेस्ट फ्रेंड नज़र आते हैं, क्योंकि आप तीनों की चॉइसेस हर चीज़ में बहुत सेम लग रही हैं मुझे। आपने PCM क्यों चूज़ किया? PCM एक ऐसा फील्ड है साइंस जहाँ पे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। अगर आप कॉमर्स सेलेक्ट करते हैं तो जिस फील्ड में आप परस्यू कर सकते हैं अपना करियर, वो लिमिटेड होती है। लेकिन अगर आप साइंस, आप ऐसे बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट देखेंगे जो IIT से ग्रेजुएट होकर एंटरप्रेन्योरशिप में की तरफ बढ़े हैं। तो अगर आप साइंस लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसे कि जो कॉमर्स, कोई जैसे मैंने बोला, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो फील्ड होती है वो लिमिटेड होती है, कॉमर्स आर्ट्स के स्टूडेंट्स की। लेकिन साइंस ऐसा है कि अगर आपने साइंस ले लिया तो आपके लिए फील्ड्स लिमिटेड नहीं है। आप किसी भी फील्ड में अगर आप जाएंगे तो आप अपना 100% दे पाएंगे। आपका क्या गोल है PCM लेने के बाद? आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं? ओके, तो CS बेसिकली। आप लोग PCM, ओके, इंटरेस्टिंग। क्यों? मेरे घर पे एवरी पर्सन इज एन इंजीनियर, मेरे बोथ पेरेंट्स और मेरी अब दीदी, तो एक हमेशा वो एनवायरनमेंट रहा है। बिल्कुल। और फिर बायो नहीं होता मुझसे इतना करने वाला। अच्छा, एक बायो में बहुत ज़्यादा डायग्राम भी बनाने पड़ते हैं, तो उसके बारे में क्या? आप बहुत अच्छी स्केचिंग कर लेती हैं? डिपेंड करता है किसकी कौन सी बहुत अच्छी होती है। तो PCM लेने के बाद आपका इंजीनियर, बट आप इंजीनियर में कौन सी लाइन पे जाना चाहेंगे इंजीनियरिंग की? अभी तो ऑफ कोर्स CS बहुत ज़्यादा इमर्जिंग है, बट देन आइदर इलेक्ट्रॉनिक्स और CS, बट देन एक ऐसा बस है मेरे लिए स्टेपिंग स्टोन पे मैं आई वुड रादर गो इनटू जर्नलिज्म बाद में। ओके ग्रेट, आई एम हैप्पी टू लिसन दैट। व्हाट अबाउट यू? सेम PCM। एंड मेरा ऐसा कुछ है, लेकिन मैं देखा IITs एक्टर्स बनते हैं कितने हर एक फील्ड में, तो मुझे बहुत कूल लगता है वो बेसिकली। एंड ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। अच्छा, तो जैसा कि मैंने आप सभी से राय ली, आपकी PCM, एक आप लोगों की राय मुझे निकल कर आ रही है कि आप लोग PCM लेना चाहेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर जैसे कि कोई PCM लेता है ना, लेकिन उसको मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कई लोग मैथमेटिक्स प्लस बायोलॉजी दोनों लेते हैं, तो उस सिचुएशन से कैसे डील करना चाहिए? मल्टीटास्किंग से कैसे डील कर सकता है एक बच्चा? अब जैसे मैंने PCM लिया है तो उसमें मेरे 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। बिल्कुल। तो अगर उनमें से कोई इजी पढ़ रहा है तो उसको हम थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, क्योंकि एट द एंड वो तीनों ही जुड़ के आपका फाइनल वो देंगे रिजल्ट। तो आपको जो आपके लिए वो हो रहा है ना, एक ऑब्स्टिकल बन रहा है जो, उस पर आपको हमेशा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि फिर सबका वही है। 10th क्लास में जैसे कि आपने इतने अच्छे नंबर से स्कोर किया है, तो आपके लिए क्या ऑब्स्टिकल था? कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगा? हिंदी। आपको? SST क्यों? थोड़ा याद करना, लर्निंग, मेमोराइज करना होता है, बट तब भी मैंने अच्छा स्कोर कर लिया, तो ठीक है। आप लोगों के लिए क्या ऑब्स्टिकल था सबसे बड़ा? हिंदी, इंग्लिश हिंदी दोनों कि सिर्फ हिंदी? दोनों। अच्छा, तो आपने जैसे कि आपको अनसीन पैसेज में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, तो आपने उससे कैसे डील किया, कैसे स्कोर किया, कैसे काम किया उस पर? मैंने फिर
देखा अनसीन पैसेज में ज़्यादा टाइम लगे तो मैंने उसके स्किप कर दिया और पहले क्वेश्चन आंसर और ग्रामर किया और लास्ट में उसको। तो कुछ स्ट्रेटजी अपनाई आपने इजी करने के लिए, अपने ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए? पहले मैं हार्ड क्वेश्चन प्रेफर करता हूँ, उसके बाद मैं इजी जो और उसके मैथमेटिक्स, बट मैंने अच्छा, मैथमेटिक्स इज फेवरेट एंड मैथमेटिक्स इज एन ऑब्स्टिकल, दैट्स सो इंटरेस्टिंग, हाउ, प्लीज टेल मी। इट वाज एन ऑब्स्टिकल, बट मैंने उसमें बहुत प्रैक्टिस की, लाइक इंटरनेट पे ऑलमोस्ट आई कैन से कि जितनी वर्कशीट अवेलेबल थी मैंने सॉल्व कर ली होगी और मैं उसमें प्रोफिशिएंट हो गया, तो एंड आई स्कोर गुड इन दैट 99। मतलब इन्होंने अपने ऑब्स्टिकल को एक चैलेंज माना बेसिकली और उससे डील किया। बहुत ही खूबसूरत बात है ये कि आपने अपने ऑब्स्टिकल को एक चैलेंज बना लिया और आपने उससे डील किया। मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि मैथ्स आपको ही नहीं, बहुत सारे बच्चों को इंक्लूडिंग मी बहुत हार्ड लगता था, ठीक है, लेकिन आपने उसको एक इजी वे में स्ट्रेटजाइज कैसे किया? आपने कुछ यूट्यूब चैनल्स फॉलो किए या डिजिटली आपने क्या हेल्प ली, या फिर आप सेल्फ स्टडी में ही थे? क्या आपने हेल्प ली मैथ्स को बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए? आई थिंक बस इंटरनेट की मैंने इतनी हेल्प ली कि प्रीवियस ईयर पेपर्स और प्रैक्टिस वर्कशीट सॉल्व की, क्योंकि अगर आप एक बार आपका फ्लो बन जाता है तो आप इजीली समझ पाते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करें एंड फिर मैथ्स डिफिकल्ट नहीं लगता। ओके, सभी से एक हाय, लेट ज्वाइन किया आप, सॉरी मैं आपको देख नहीं पाई। आपसे भी बहुत बहुत बधाई हो आपको सबसे पहले तो इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। एक सवाल कि आप अपनी इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? Well, there are a lot of dividers over here. I would like to first of all thank my parents and my teachers most of all. फिर मैं मेंटर्स को ही थोड़ा मैं क्रेडिट देना चाहूँगी कि उन्होंने एक ब्रिज बनाने की मतलब एक स्टेप लिया था जो मेरे एकेडमिक लेवल और पर्सनल लेवल पे बहुत हेल्प किया, एंड देन इट आल्सो हेल्प मी बूस्ट माय कॉन्फिडेंस इन स्कोरिंग वेल। ओके, दूसरा सवाल मेरा ये कि आपने कैसे स्ट्रेटजी आपने कैसे बनाई पढ़ने के लिए और आपका क्या प्लस पॉइंट था जो आपको इस मुकाम तक पहुंचाया? आई थिंक मेरा प्लस पॉइंट ये था कि प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट करने से मेरे को एक स्टेप अहेड मिल गया, और लास्ट में जब सब प्रिपेयर हो गया, सब रिवाइज हो गया, तो एक और बार जब रिवाइज करते हैं ना एंड जब गो थ्रू करते हैं और फिर पेपर सॉल्व करते हैं, देन आपको समझ में आता है कि एक्चुअली में एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर कैसे बनाया जाता है, कौन सा सेक्शन पहले से स्टार्ट करना पड़ता है एंड ऑल दैट, और वो सब स्ट्रेटजीज इवॉल्व होती है विद प्रैक्टिस, तो दैट इज द की पॉइंट। तो हमारे साथ एक और होनहार बच्ची हैं जिन्होंने 2 से 3 महीने पहले ही पढ़ाई चालू करी है, तो आपको क्या लगता है कि लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस और शॉर्ट टर्म जो पढ़ाई है दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे प्रोडक्टिविटी डिफर करती है? आई थिंक शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस में आपकी मेमोरी ज़्यादा अच्छी होती है, जब आप लाइक एकदम क्विकली उसको मेमोराइज करके और आंसर लिखते हैं तो यू रिमेंबर मोर पॉइंट्स, और लॉन्ग टर्म में आप रियली कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझ पाते हैं और जो कंसेप्चुअल चीजें हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, उसको आप ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं और ज़्यादा अच्छे से आंसर दे पाते हैं। ओके, देखिए सबसे मैंने एक सवाल पूछा है कि उनके सेक्रीफाइस के बारे में, कि उन्होंने ऐसा क्या सेक्रीफाइस किया इस मुकाम को हासिल करने के लिए, इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान, इतनी मेहनत के दौरान क्या कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा? खेलना, घर की शादियाँ, घर पार्टीज या सोशल मीडिया, जो भी है, आपने क्या सेक्रीफाइस किया? आई थिंक द बिगेस्ट वन ऑफ इज डेफिनेटली द इंटरनेट पे मतलब ऑब्वियसली जितना अच्छा होता है उतना भी बुरा भी चीज़ होती है, तो मतलब बुरे को अवॉइड करके थोड़ा अच्छे पे फोकस करना, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना, यू नो गो फॉर द नॉलेज इन इंटरनेट, देन वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जो मतलब एंटरटेनमेंट में थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ा, और सोशल लाइफ उतनी सैक्रिफाइस नहीं की, क्योंकि अगर आप गुड फ्रेंड से मतलब के अराउंड रहोगे तो आपकी भी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होगी। तो फॉर मी इंटरनेट के एंटरटेनमेंट पार्ट को थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो आगे आपके क्या प्लान्स हैं? फिलहाल तो आज रिजल्ट्स आया है तो थोड़ा सा एक्साइटेड ही हूँ, बाकी तो अभी साइंस ले रहा हूँ मैं, और आई एम एस्पायरिंग टू बी एन इंजीनियर। ओके, तो आप सभी से मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि आप लोग अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? Parents and teachers. पेरेंट्स एंड Teachers. ओके, The school and the parents. पेरेंट्स एंड टीचर्स। पेरेंट्स एंड टीचर्स। ओके, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे आप लोगों से बात करके, बहुत मुझे भी सीखने को मिला कि मैथ्स को कैसे डील करना चाहिए। मैं अपने जूनियर जो मेरे छोटे भाई बहन हैं मैं उन लोग को ज़रूर बताऊंगी कि ये स्ट्रेटेजी ज़रूर फॉलो करें, और मैं उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही हम अभी तो 10 टॉपर्स की बात कर रहे थे, लेकिन इसके अगले एपिसोड में हम आपके पास 12 टॉपर्स की बात लेकर आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।